वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन हंट बादल प्रीति। गाइस, ये ईरानी चाय की चुस्की लेते हुए शहबाज भाई और बादल, आप मुझे जानते हो, हैदराबाद में बैठे हैं, हैदराबाद के होटल में। आज मैं स्पेशल यहाँ पे शहबाज भाई के लिए आया हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए एक बॉडी बिल्डर की लाइफ कैसी होती है। हैदराबाद की तारीफ मैं दूसरे वीडियो में करूँगा कि हैदराबाद क्या सिटी है, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। ये एक ऐसी सिटी है जहाँ से मैं नीचे से स्टार्ट किया था। लेकिन अगर मैं बात करूँ एक एथलीट की, तो सारे एथलीट ही एक जैसे होते हैं, नीचे से ऊपर उठे होते हैं। तो ये जो बंदा आपको आज दिखाई देता है सोशल मीडिया पे, ये वायरल है, ये जो बंदा है इसके लाखों फैंस हैं। ये फैंस इसको कैसे मिले, यहाँ तक ही कैसे पहुँचा, इनकी सक्सेस का राज क्या है, ये कहाँ से स्टार्ट किया है। जब मैं बात करता हूँ कभी भी किसी चीज़ के बारे में इनसे, मैंने कई बार इनसे वीडियो कॉल पे बात करी, लिटरली ये बंदा रोने लग जाता है। अब ये रोने क्यों लग जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। भैया, हमें एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है। हम इनके बारे में जानेंगे कि कहाँ से इन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी और आज ये प्रो कार्ड होल्डर, इंडिया के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप इंटरनेशनल एथलीट है। ये बंदा अगर इस लेवल तक पहुंचा है तो कहाँ से स्टार्ट किया है, क्या इसको एक्सप्रेशन, इसकी क्या थी, एक्सपेक्टेशन क्या थी, और कहाँ से इसने किससे सीखा, कैसे सीखा, क्यों ये बॉडी बिल्डिंग में आया और क्यों ये बंदा आज यहाँ से आया है। तो ये है शहबाज भाई। शहबाज भाई, आप अपने बारे में, मेरे सारे जो है फैंस हैं आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपने कैसे अपनी लाइफ स्टार्ट करी और किस तरीके से आप जो है आप यहाँ तक पहुँचे हो। बताइए, आप शुरू से बताइए मुझे। पहले बात तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, थैंक यू सो मच। आज मुझे बादल सर के यूट्यूब चैनल पे ये मौका मिला ताकि मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता सकूं। तो हार्डवर्क मैं बहुत किया हूं बादल सर, जैसे कि मैं आज आपके भी फैंस को, जो भी हमारे फॉलोअर्स है, जो भी हमारी फैमिली है, इंस्टाग्राम फैमिली, यूट्यूब फैमिली, सबको तो तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ। मेरी बहुत ही स्ट्रगल लाइफ रही है। मतलब 9 ईयर्स की जब मेरी एज थी, मेरे फादर का डेथ हो गया था, उनका एक्सपायर होने के बाद में। मेरा ये 8 साल की उम्र में मेरे डैडी की डेथ भी हो गई थी। तो मेरे डैडी जाने के बाद में क्या था, पूरी जिम्मेदारी मॉम के ऊपर आ गई, क्योंकि वो, हम लोग 4 थे, 2 बहन हैं, 2 भाई हम लोग। तो मॉम मेड का काम करते थे। वो काम, उनको बस काम करते हुए मेरे को देखना बस इतना गिल्टी फील होता था। जब मैं बस स्टॉप पे जाता था 6 बजे, मैं मॉम के लिए नहीं जाता था। मॉम आने के टाइम पे वहाँ पे से जो खाना बचा हुआ लेके आते थे, मैं वो खाने के लिए जाता था, क्योंकि हम लोग को, हमारी सुबह होती थी 2 बिस्किट से, बस 6 बजे तक हम लोग वेट करते थे सिर्फ वो खाने का जो माँ वहाँ से लेके आते थे। तो उसके बाद में मेरे को बॉडी बिल्डिंग का शौक़ है। जब मैं मेरी मॉम को बोला कि मेरे को बॉडी बिल्डिंग करना है, तो मैं जिम गया था। जिम में बोले 1,500 रुपये मेरे पास नहीं थे, तो मैं अफोर्ड नहीं कर सका। मॉम के पास बहुत जिद किया। मॉम बोले, देख बेटा, ये सब करना है तो तेरे को चिकन खाना होगा, अंडे खाना होगा। हम लोग को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी मिलती है, सुबह का ठिकाना है तो रात का नहीं है, ये नहीं हो सकता बोल दिए। तो बोला ठीक है मीजान, मैं घर पे ही कर लेता हूँ बोल के थोड़ा प्लास्टिक का सामान वामान ला के घर पे स्टार्ट किया। एक कंपटीशन हुआ था हमारे घर के पास में ही। वो एक कंपटीशन में जब मैं पार्टिसिपेट किया था, मेरी अम्मी एक बिल्डिंग पे से देख रहे थे वो कंपटीशन। बाप के जाने के बाद, वालिद साहब के जाने के बाद, उतना खुश मैं जब ही देखा हमारे अम्मी जान को, ताकि मैं वो कैटेगरी में फर्स्ट आया। सबसे ज़्यादा वही चीख रहे थे और सबसे ज़्यादा उन्हीं की थालियाँ थी। बस मैंने ये ठान लिया कि मेरी माँ को ये चीज़ से खुशी है, मैं इसी में अपना करियर बनाऊँगा। देखो यार, जब मैं किसी की ऐसी बातें सुनता हूँ तो लिटरली आई एम टेलिंग यू गाइस, मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने आज तक अपनी बायोग्राफी नहीं बनाई। मुझे आप लोग हमेशा बोलते हो कि सर अपने बारे में कुछ बताओ, अपनी बायोग्राफी बताओ, बट मैंने आज तक नहीं बनाई, नहीं बताई। बट कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। आपको मालूम है कि मैं क्यों नहीं बनाता। अभी मैं बनाऊँगा अपने बायोग्राफी, तो एक दर्द ही वाला इंसान ही दूसरे के दर्द को समझ सकता है। अगर कोई करोड़पति है तो वो करोड़पति की प्रॉब्लम नहीं समझ सकता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं इनकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूँ, क्योंकि ये बंदा है ही ऐसा। आगे क्या हो भाई, आगे बताइए आप। वो चैंपियनशिप जीतने के बाद में मेरे को दोस्त लोग घर तक उठा के लेके आए। सारे दोस्त लोग का भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बाद में मेरे को एक जिम में जॉब मिला। मेरी सैलरी उस टाइम पे 4,000 रुपीज़ थी। जो मेरे बड़े भाई है शाहरुख भाई, आप सब लोग जानते हो, वो एज अ शाहरुख भाई का मेरा रिश्ता तो खून का तो नहीं है, मगर एक बड़े बाप से भी बढ़ के और भाई से भी बढ़ के वो मेरे को सपोर्ट करते हैं। तो एज अ मेंबर वो आए थे जब मैं झाड़ू लगा रहा था जिम में।
वो तब मेरे को बोले तो एक दिन बहुत आगे जाएगा। बाद में उनका सपोर्ट आज तक भी है, जैसे कि आप सब लोग को पता है। तो मैं यही बोलता हूँ, फरिश्ता हर किसी के रूप में आता है, बस हमको तलाश की ज़रूरत है। तो आप प्रो कार्ड बने, कैसे बने? आपको किसने बॉडी बिल्डिंग मतलब यहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे? फिर आपकी लाइफ स्टोरी कैसे चेंज हुई? जैसे मैं आज देखता हूँ कि आपके लाखों फैंस हैं, आपको लाखों लोग प्यार करते हैं और जो भी प्यार करते हैं दिल से करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है आपके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि जब आप किसी के बारे में करते हो या किसी के बारे में सोचते हो, आपके दिल में खोट नाम की चीज़ नहीं है। दिल में आपका जो है ना बिल्कुल भी मैल नहीं है किसी के लिए भी। मैंने आपके अंदर एक चीज़, बहुत अच्छी चीज़ देखी है, आप हर किसी के लिए करना चाहते हो। उसमें कई लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको धोखा दे देते होंगे, आपके लिए गलत सोचते होंगे या आपको देख के जलते होंगे। वो सब जगह रहते हैं, हेटर्स रहते हैं। मेरे भी दुश्मन बहुत हैं, मेरे भी दोस्त बहुत हैं। उसको साइड में करिए। आप प्रो कार्ड बने, कैसे बने? आप मुझे वो बताइए, वहाँ तक कैसे पहुँचे आप? वहाँ तक मैं पहुँचा, पहले तो इसका क्रेडिट मैं अपनी अम्मी जान को और मेरे शाहरुख भाई को। बाद मेरे कोच मिले 2016 में। एक वेट कैटेगरी कंपटीशन था KFA क्लासिक, उसमें मैंने चैंपियन टू चैंपियन जीता था। वहाँ पे हाइतम सर एज ए चीफ गेस्ट थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी आज से तेरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, तेरे को मैं ट्रेन करूँगा, तू मस्कत चल के आ जा। मैं उस टाइम पर डर गया था, कहीं मैं ओमान जाऊंगा, सऊदी अरब मेरे को बकरे वकरे चराने छोड़ेंगे बोल के मैं उनसे दूध। ऐसा होता है, ऐसा होता है। हमारे इंडियंस की बहुत हालत खराब है बाहर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं यही बात आप लोगों को कई बार बोल चुका हूँ गाइस कि देखिए, एक इंसान अगर गलत है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान गलत है। हैदराबाद में मैंने 10 साल निकाले, यहाँ के मुस्लिम लोग ऐसे लोग हैं, मैं हैदराबादी लैंग्वेज में इसलिए बात कर रहा हूँ बोले तो 10 साल में इधर गुजार चुका हूँ। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ के लोगों से अगर एड्रेस पूछे तो ना घर तक छोड़ के आते। इतने हेल्पफुल लोग हैं यहाँ पर, किसी के साथ चोरी नहीं, चकारी नहीं। आप खुला दरवाजा करके छोड़ दो, घर में चोरी नहीं हो सकती। आप हमारे वहाँ छोड़ दो। मेरे दिल्ली में अक्सर बाजू बाजू में पता लग जाता, किसी को बुढ़िया को मार दिया, चक्कू डाल दिया, ये डाल दिया, चोरी कर दी, ये कर दी। उन्हें चलते चलते चैन छीन लेते। यहाँ लोग चैना डाल के चलते, कोई कुछ नहीं करता। ये हैदराबाद सेफ सिटी है, निजाम सिटी बोलते हैं इसको, और बहुत हाईटेक सिटी है ये। यहाँ पर ऐसे हीरे हैं, ऐसे हीरे यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो ये हीरो को जब तक हम बाहर लाएंगे नहीं, तब तक हम इनको बताएंगे ही नहीं कि हम दुनिया को पता ही लगेगा कि ऐसे हीरे हमारे हिंदुस्तान में हैं। और ये कौन से धर्म से है, कौन से कर्म से है, हमको उससे मतलब नहीं है। मैं तो आपको एक ही बात बोलता हूँ कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो ये जिनके कर्म अच्छे हैं इसलिए इनका धर्म अच्छा है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। आगे बोलिए भाई, आप मिस्टर इंडिया कब बने थे? उसके बाद फिर आप आगे का कैसे सोचे? मैं जब 2016 में कोच को मिला था, उससे पहले भी मेरे जो भी उस्ताद थे मैं उनकी भी इज्जत करता हूँ, मैं उनकी भी तहे दिल से, मैं जो भी उनसे सीखा हूँ मैं बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो मेरी पहली सीढ़ी थे। जो इंसान अपनी पहली क्लास की टीचर को भूल जाएगा वो ज़िंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। वो भले मेरे को पीछे दुआ करते हैं, मगर मैं जब भी हाथ उठाता हूँ मेरे सारे कोचेस के लिए, जो भी मेरे मुस्लिम कोच थे या हिंदू कोच थे, जो भी थे, मैं सबको तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये बोलता हूँ, क्योंकि मैं तो हैदराबाद का नहीं हूँ, मैं तो बेंगलोर सिटी कर्नाटक का हूँ, मगर हैदराबाद मेरा ऐसा हो गया है सर, मेरे को इतना यहाँ पे भाई लोग का प्यार और ये सिटी का प्यार, जैसे कि आप भी दिल्ली से आए हो। आप दिल्ली से मैं आया हूँ, मेरे को दिल्ली में बहुत सारे चैंपियनशिप में बुलाते हैं, मैं नहीं जाता वहाँ पर, मेरे को वो नहीं पसंद आता। वहाँ से मैं अपना पैसा खर्चा करके, भाई ने मेरे को 1 रुपये नहीं दिया, भाई यहाँ पर मत बोलना आपको पैसे मिलेंगे तब भी होंगे, मैं सामने बैठा है भाई, मेरे को 1 रुपये नहीं दिया इसने। ये खाने के लाले पड़े थे मेरे, कल भूखा मर रहा था मैं, इनके चैंपियनशिप में जज पैनल पे बैठा दिया इन्होंने मुझे, मेरे तोते उड़ गए वहाँ, मेरा डोला कमजोर हो गया। देखो मेरा डोला कमजोर हो गया, इसीलिए डोला पंप है। इसीलिए मेरे सुबह सुबह बादल सर को आइसो 100 पिलाया जाए, थोड़ा आइसो प्योर पिलाया इन्होंने। अभी मैं वसूल करूंगा पूरे पैसे अपने, टेंशन न लियो आप जानते हो मुझे। अच्छा, दूसरी बात मेरे को बताए, लाइफ में आपने क्या क्या झेला, लोगों से आपने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या क्या काम किया आपने लाइफ में? जैसे कि आप वहाँ पे झाड़ू लगाते थे, उसके बाद आपने, ऐसा तो है नहीं कि झाड़ू लगाने के बाद सीधा आप चैंपियन बन गए, पैसा आपको कहाँ से आना स्टार्ट हुआ? हाँ, उस टाइम पे क्या हो गया था घर में, बाद मॉम को तो मैं बोला कि आप प्लीज़ काम मत जाओ, मैं चाहे रात दिन देख करता हूँ, आपको घर पे रहना है, क्योंकि आप हमारी इज्जत हो, आप काम करते हो। अभी मैं अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं जब बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में गया, जब मैंने फर्स्ट चैंपियनशिप जीता था, उसके बाद में मेरे को थोड़े बहुत लोग इज्जत करना स्टार्ट किए माशाल्लाह। उसके बाद में अरे तुम्हारा अम्मी काम पे जा रहेगा, ऐसा 2-3 लोग मेरे को बोल दिए, तो मैं बोला अम्मी जान आप प्लीज़ घर पे रहो। तो उसके बाद बहन की शादी फिक्स हो गई, तो शादी फिक्स होने के बाद में कोई मतलब हमारे फैमिली वाले लोग की भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उन लोग भी गरीब है, मैं भी गरीब था, तो हम लोग किसी के पास अफोर्ड नहीं करना सकते। जैसे बहन की शादी फिक्स हुई बात सर, मैं रात में आके मुर्गियों का काम करता था, जैसे कि लोडिंग अनलोडिंग होता है। मेरा ड्रेस इतना गंदा होता था, जब मैं वापस, आप समझ रहे हो ये क्या काम करते थे? जो हम जहाँ से चिकन शॉप से हम जो लेते हैं, वहाँ पर चिकन छोड़ने का काम इन्होंने किया।
आप सोच सकते हो ये बंदा आज स्टार है, इसके पास लाइन लगी पड़ी है, गाड़ियां हैं, बंगला है, बैंक बैलेंस है, आज माँ भी है आपके पास। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, आज मेरे पे माँ भी है, आज मेरे पास। तो इनके पास सब कुछ है। वैसे धनराशि कितनी है आपकी बैंक बैलेंस में? मुझे बताना मत, मैं निकाल लूँगा सारी। चलिए आगे बढ़िए अभी। और उसके बाद में मैं काम करता था, रात में जॉब जाता था, उसमें तकरीबन मेरे को, क्योंकि नाइट का काम था, वो बहुत मतलब काम भी अच्छा था। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस इंसान को अपनी करियर को बनाना है तो हर चीज़ को, काम को अपने दिल से करो, उसको देने वाला ऊपर वाला है। तो मैं हर काम कर लेता था बादल सर। तो अक्सर क्या होता था, मैं एक जिम में जब जॉब करता था, वो काम से आने के टाइम पे मैं क्या करता था, मेरा काम तो 10 बजे ख़त्म होता था, क्योंकि मेरे को बॉडी बिल्डिंग भी करना था। मैं सोचता था कि 12 बजे तक फिर शॉप पे करता था। उसके मेरे को 150 रुपये कुछ अलग से मिलते थे, जो कि बोनलेस जो चिकन्स होती है उसका थोड़ा बहुत गोश्त बचा होता रहता। वो चिकन्स में घर पे लेके आके उसको बॉईल करके उसमें का चिकन पूरा इकट्ठा करता था। तकरीबन उसमें मेरे 2-3 घंटे जाते थे सारी मुर्गियों में से। समझ रहे हो आप, जो बचा कुचा चिकन रहता था उसको इकट्ठा करके जो है ऐसे अपनी डाइट पूरी करता था। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के लिए। अगर आप बोलते हो कि मेरे को बाप का सपोर्ट नहीं है, मेरे को माँ का सपोर्ट नहीं है, खुद ही से पहले खुद को कर बुलंद इतना भी कि खुदा भी बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। तो ये बंदा उनमें से है कि 2-3 घंटे निकालने के बाद, अपना टाइम वेस्ट करने के बाद, तब अपने लिए डाइट निकालता था। वो जो बोनलेस चिकन था वो तो पूरा फेंकने के लिए वेस्ट जाता था, मतलब वो कचरे के लायक था। मैं उसको भी लाके क्या है, उसमें से जो भी गोश्त बचा हुआ रहता था पहले उसको बॉईल कर लेता था, बाद में निकालने ईजी होता था। निकाल के पूरा एक दिन का डाइट कंपल्सरी 600 ग्राम तक तो चिकन मिल जाता था, क्योंकि प्रोटीन खरीदने के उतने पैसे नहीं थे। तो बाद में क्या हो गया, ऐसा ही कॉम्पिटिशन दूसरा आया। अक्सर बादल सर मैं अपने सीनियर बॉडी बिल्डर्स को भी वो टाइम पे देखा हूँ। उस टाइम पे मेरे पास स्टैंड लेने के पैसे नहीं रहते थे। जो लेडीज़ लोग जो लिपस्टिक लगाते था, मैं जाके वहाँ से, ये बात इन्होंने मेरे को बताई थी। ये बंदा, आप सोच रहे हो टैनिंग के पैसे, एक नकली टैनिंग भी आजकल, लोकल टैनिंग भी जो है ना 300-400 रुपए की मिल जाती है। इसके पास, इस बंदे के पास, मैं इसको, आप सॉरी गाइज, मैं इनको मतलब ऐसे तूता करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे से बहुत छोटे हैं और इनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है। जैसे मेरा एक छोटे भाई से है ना, वैसा मेरा रिलेशन है। मैं इनसे आप करके, सर करके बात नहीं कर सकता, ये मेरे से छोटे हैं। तो ये बंदा जो लिपस्टिक लगाते थे, उसमें से वो लिपस्टिक सस्ती आती थी, उसको पूरा लगा के टैनिंग की तरह उसको लगा के बॉडी पे, तब स्टेज पे चढ़ता था। और इन्होंने मेरे को ये भी बताया कि जब ये स्टेज पे चढ़ते थे तो बच्चे इनकी जो है, लड़के इनकी मजाक बनाते थे। क्या बोलते थे आपको? वो लिपस्टिक लेने के बाद में हम लोग पूरा बैठ के दोस्त लोग क्या करते, थोड़ा उसमें वाजलिन मिला के, और लड़की लोग जो ऊपर आईलैश लगाते हैं वो थोड़ा रेस जैसा होता है, उसको पूरा मिक्स कर लेते हैं हम लोग। ब्राउन कलर की लिपस्टिक लेते थे। वो लगाने के बाद में सारे एथलीट्स में हम लोग इतने डिफरेंट दिखते थे बादल सर। हम लोग जब स्टेज पे, मैं जब स्टेज पे जाता था तो पूरा क्राउड मेरे ऊपर इतना हंसी होके इतना सीटी मारते थे। मैं इतना खुश हो जाता था कि क्यों मेरे को इतना, पब्लिक मेरे को इतना लाइक करती है, मैं इस काबिल हूँ। कभी भी किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, अपने से छोटे लोगों के साथ हमेशा हम लोगों का व्यवहार अच्छा नहीं होता। और सबसे बड़ा मैं इस चीज़ से जो है परेशान रहता हूँ, इंडिया के अंदर मैं कभी कोई ऐसी चीज़ डालता हूँ तो हिंदू मुस्लिम पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाता है। मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई आज तक। तो अगर ये मुसलमान है, अगर मैं हिंदू हूँ, तो इसमें मेरी गलती है, इसमें किसी की गलती नहीं है। तो अगर वो बंदा गरीब है तो उसकी गरीबी का मजाक बना रहे हो। आज वो आपको खरीद सकता है, इतना पैसा है उसके पास, इतना सब कुछ है उसके पास, उसकी इज्जत है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी उसको कांटेक्ट करते हैं। तो कभी भी किसी को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि बंदा ये, हम किसी की मजाक नहीं बना रहे हैं, हम उसकी मजाक नहीं बना रहे हैं, हम अपनी मजाक बना रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला सबको देखता है। तो जो लोगों ने भी इनकी मजाक बनाई है, लिपस्टिक चढ़ के जो सीटियाँ बजाते थे, वो इनके लिए सीटी नहीं बजाते थे, वो अपनी लाइफ खराब करने के लिए सीटी बजाते थे। तो प्लीज़ आप किसी को भी कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचो। आगे बोलिए। तो उसके बाद में क्या हो गया, मैं बहुत ही खुश होता था। साइकिलों में चले आता था, बसों में चले आता था। कभी कभार ऐसा होता था कि बस में चले गए तो वहाँ पे एंट्री फीस के पैसे नहीं रहते थे, किसी से मांग लेता था। मेरे दोस्त लोग भी उस टाइम पे बहुत हेल्प करते थे। बाद में जैसे शाहरुख भाई मेरी लाइफ में आए, ना मेरे को एंट्री फीस की कोई टेंशन रहती थी, ना कलरिंग का, ना कुछ भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी। वो बोलते थे बस मेरे को क्या चाहिए, ठीक है तू जा। मैं बोला बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, मैं बता रहा हूँ, बहुत कम लोग होते हैं। मेरे साथ ऐसा हैदराबाद में हुआ है। जब मैं यहाँ ठोकर खा रहा था, 6 दिन तक मैं भूखा पैसा घूम रहा था, मुझे भी किसी ने 1500 रुपये की नौकरी दी थी। और वो बंदा बगैर काम के पैसे दे रहा था मेरे को, खुश हो गए, फिर उन्होंने 2500 रुपये दिए। तो वो बहुत पुरानी बात है। इनकी बात बता रहा हूँ कि बहुत ऐसे मेहनती बच्चों के लिए ऐसे भगवान का रूप बन के, जैसे शाहरुख भाई की ये बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग आते हैं। फिर आगे तो भाई का तो सपोर्ट था।
उसके बाद में मेरे को कॉम्पिटिशन जैसे जैसे आता गया, मैं करते गया। एक जिम में जॉब भी करता था, और वो जो जिम में जॉब करता था, मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, माशाल्लाह उनसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। तो वहाँ से मैंने तकरीबन 2-3 बार मिस्टर बैंगलोर चैम्पियनशिप जीतने के बाद थोड़ी बहुत वहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो उस टाइम पे क्या हो गया, मैं स्पॉट्स कर रहा था। वो टाइम पे मेरे को क्या किया, सब लोग मिल के बस उस टाइम पे शाहरुख भाई तो दूर थे, वो कई बिजनेस की इसमें बाहर गए थे, उनको पता भी नहीं था ये बारे में। तो मेरे को ऐसा हो गया, स्क्वाट्स मारने के टाइम पे मैं शॉर्ट्स पहन के स्क्वाट्स कर रहा था। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मेरे को क्या किया, सबके सामने गाली वाली देके मेरे को जिम में पैंट तक पहनने नहीं दिए, मेरे को जिम से धक्का मार के भगा दिए। मैं उनको बोला इंशाल्लाह अल्लाह आपको भी अच्छा रखे, मेरे को भी अच्छा रखे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप भले मेरे को याद करो या ना करो, बोलेंगे ये मेरे पास था, ये मेरा स्टूडेंट है। बस मैं उनको यही दुआ करता हूँ। उनका जो मोटिवेशन मेरे को मिला उस टाइम पे, मैंने सीधा गया, मैं नमाज़ पढ़ा। नमाज़ पढ़ने के बाद में मैंने एक ही दुआ किया कि अल्लाह मैं सही हूँ तो मेरे को आगे बढ़ा, या नहीं तो मेरे को जुआड़ी ऑटो ड्राइवर कुछ भी बना दे, मगर मेरे को बॉडी बिल्डिंग में नहीं आना है। तो बाद में मैं ये बात अपनी अम्मी जान को नहीं बोला था। 3 दिन हो गए मैं जिम नहीं जा रहा था, कुछ खा भी नहीं रहा था, पी भी नहीं रहा था। तो बाद में क्या हो गया, अम्मी बोले तो जिम क्यों नहीं जा रहा, तो जिम के बिना नहीं रहता। हालांकि ऐसा रहता था कि जिम मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट था, मैं कभी कभी हमारी अम्मी की भी बात नहीं सुनता था। तो उसके बाद में मेरे को इतना बोर हुआ, मैं खुद सुसाइड करने के लिए भी गया था। ये बोर नहीं होता, इसको बोलते हैं किसी को आप मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। आप किसी को ये टॉर्चर किया जा रहा था इस बच्चे को। अभी ये जो है जिम से इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे डाली थी, तो मुझे लगा नॉर्मली रील ऐसे डालते हैं बंदे तो ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि इनकी लाइफ स्टोरी, की रियल लाइफ स्टोरी है। किसी बंदे को जिम से धक्के मार के बाहर निकाल देना बिकॉज ऑफ ही इज नॉट गुड इन लाइक पैसे से अच्छा नहीं है, और वो जो है उसकी बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, और या फिर इसकी कास्ट अच्छी नहीं है, इसकी वजह से इसको जिम से बाहर निकाल देना, ये कहाँ का लॉजिक है, ये कहाँ का न्याय है? मुझे आप ये बताओ, कहाँ का न्याय है? जो ऊपर वाले ने कभी फर्क नहीं किया तो हम कौन होते हैं? हमारी औकात क्या है हमारे फर्क करने की कि ये छोटा है ये बड़ा है? ये हमें डिसाइड मत करने दो, ऊपर वाले को डिसाइड करने दो। तो कभी भी भाई मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूँ, कभी अगर ऐसा बच्चा आपको कोई मिलता है तो उसको हो सके तो सपोर्ट कर दो, और नहीं है अगर किसी की तुम्हारी औकात में नहीं है सपोर्ट करने की तो प्लीज़ उसके साथ ऐसा मत करो। क्योंकि बंदे ये सुसाइड करने जा रहा था, ये बच्चा सुसाइड करना नहीं, फिर भगवान ने इसको बोला कि बेटा सुसाइड नहीं करना, तेरे को लाइफ में आगे बढ़ना है। वो इनकी लाइफ स्टोरी सुन के रियली बता रहा हूँ, मेरे आंखों में आंसू आने लग गए हैं। उसके बाद में क्या हो गया था, मैं सुसाइड करने के लिए रेलवे ट्रैक पे गया था। उस टाइम पे मेरे पास चाइना के फ़ोन चल रहे थे उस टाइम पे। वो फ़ोन में क्या बहुत बड़ा स्पीकर था, तो मैं मेरी बाइक के साथ ही चला गया था, ताकि मैंने अपने पैसों से एक बाइक खरीदी थी, पल्सर 220 उस टाइम पे, और बैंक का EMI भी उसका लोन था मेरे को। तो मैं बाइक और साथ, क्योंकि बाइक मेरे को बहुत पसंद थी, बाइक को भी खड़ा दिया रेलवे ट्रैक पे, मैं भी बैठ गया। तो मैं बस ऐसे ही वेट कर रहा था कब ट्रेन आएगी। वॉलपेपर पे अम्मी की फ़ोटो थी, तो मेरे को कॉल आया, बोला नहीं उठाना। फिर कॉल आया, जैसे मैंने फ़ोन ओपन किया तो अपनी अम्मी की फ़ोटो देखी। जब मेरा बाप जाने के बाद मेरी माँ ना तो दूसरी शादी की, ये हमारे लिए अपनी ज़िंदगी दे रही है। सॉरी, ये बहुत वैसी क्रिटिकल सिचुएशन होती है जब किसी बंदे का इवन ही कैन नॉट अनेबल टू स्पीक। अभी यहाँ पे 4-5 बंदे और बैठे हैं, सारे रो रहे हैं। ये मजाक नहीं, यहाँ पर कोई एक्टिंग नहीं चल रही है, कोई पिक्चर की शूटिंग नहीं हो रही है। दिस इज़ अ ब्लडी लाइफ स्टोरी, दिस इज़ अ रियल लाइफ स्टोरी। इनकी स्टोरी सुन के आंखों से आंसू आ जाते हैं। कल चैंपियनशिप में वहाँ पे स्टेज पे भी रो लिया। अब इसके आगे नहीं बोल पाऊंगा, मैं इनसे पूछूंगा भी नहीं ये बात, क्योंकि आप भी समझ गए होंगे क्या बोलना चाह रहे। मम्मी की फ़ोटो देख के ये बंदा जब चैंपियनशिप जीता था वहाँ पे भी बहुत रोया था। तो यार मेरे को भी अजीब सा हो गया अभी। तो जब कभी भी किसी आपने मेहनत की है, आज आप यहाँ पे तक पहुँचे हो, ठीक है, आपकी अम्मी का आप आशीर्वाद है आपके साथ, ठीक है। तो मैं आगे की स्टोरी आप सब लोग को बता दूंगा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब। पानी पियो। तो जैसे अम्मी का कॉल आया, उनकी फ़ोटो देखा, मैं बोला बाप जाने के बाद में चाहते तो दूसरी शादी करते थे, मगर हमारे लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। तो मैं अभी जो भी करूँगा मैं दुनिया को फेस करूँगा, पीछे नहीं हटूँगा। सीधा वापस गया, अम्मी से बात किया। अम्मी बोले कि क्या तेरे साथ ऐसा हुआ? मैं बोला कौन बोला तुमको? कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं ये सब गलत है, मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब जानती हूँ, मेरे को
तेरा एक दोस्त ने बताया कि तेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोला ठीक है अम्मी जान, आप क्या बोलते हो, मैं वो जो मेरे साथ हुआ सही हुआ। देख बेटा, ना मैं तेरी सपोर्ट लूँगी ना तेरे दोस्त लोग की सपोर्ट लूँगी। अगर तू सही है, मेरी दुआ तेरे साथ है और अल्लाह भी देख रहा है, तू सही है तो तू अच्छे मकाम पे जाएगा। तो वहाँ से मैंने क्या किया, उसके बाद में उसके 15 दिन बाद में ही, मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने एक पार्टनरशिप में जिम खरीद ली। ठीक, सिर्फ 15 दिन में। ये माँ का आशीर्वाद है, रिलेशन है जो आपकी आधी टेंशन को ख़त्म कर देगा। लेकिन वो बहुत खुशनसीब होते हैं जिनके माँ बाप का साया उनके सर पे होता है। माशाल्लाह इनके भी डैडी नहीं है, मेरे भी डैडी नहीं है। इनके 9 आवर्स में ख़त्म हो गए थे, मेरे 8 आवर्स में ख़त्म हो गए थे। मैं इनकी प्रॉब्लम को इसलिए समझ रहा हूँ क्योंकि जो प्रॉब्लम इन्होंने फेस किया वो मैंने भी किया है। उसको बाद में बात करेंगे, आगे बताइए। उसके बाद में क्या हो गया, मॉम बोले, मैं बोला ठीक है, आपका जो फैसला है, खुदा का भी वही फैसला है। आप तो मेरे लिए दुनिया में आप ही खुदा हो, मैं तो खुदा को नहीं देखा, खुदा के रूप में आपको देखा। तो बोले कि ठीक है बेटा, मेरे पास कुछ उनका कुछ थोड़ा बहुत सामान था, ताकि जो भी जो गहने वगैरह होते हैं, जो गहने वगैरह, उस टाइम पे मेरी वाइफ के पास भी बहुत कुछ था, मेरी जो बड़ी बहन थी उसके पास भी बहुत कुछ था। तो वो सब मैं जाके बेच वाच के, तकरीबन उस टाइम पे कुछ 3 लाख रुपए कुछ आए थे, तो मैंने अपने अपोजिट वाले पार्टनर को दिया। तो वो देने के बाद में पार्टनरशिप में हम लोग जिम कर रहे थे। मैं वहाँ पे बहुत सारे अपने उस्तादों को भी इन्वाइट किया था, वो जिम में आए थे, सब लोग अच्छा मेहनत किए। तो बाद में वहाँ पे मेरे को जो बिल्डिंग ओनर थे, उनका नाम है पूनरम सर। तो मैं उनके पास जब ऐसा आया कि पार्टनर बोला कि मैं जिम दूसरों को बेच दूंगा, मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने जाके उनको बोला कि ऐसी सी बात है। बोले वो कितने पैसे मांग रहा है, मैं बोला कुछ 5 लाख रुपए कुछ मांग रहा है। तो बोले ठीक है, तो टेंशन मत ले, मैं पैसे देता हूँ, तो उसे जिम खरीद ले। तो पूनरम सर है, एक मारवाड़ी होके उन्होंने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट किया। आज थिंक ही इज अ मारवाड़ी, वो मारवाड़ी थे, ये मुस्लिम है। एग्जाम्पल यहाँ सेट किए जाते हैं। कभी भी दिमाग में आपकी बात आती है ना, जब मैं यूट्यूब चैनल, मेरे को आप लोग ऐसे कमेंट करते हो हिंदू मुस्लिम, मुझे शक होता है आपके धर्म पे नहीं, आपके कर्म पे शक होता है, आपके कौम पे शक होता है कि आप कौन सी कौम से हो। आपको पता है कि आपकी कौम क्या है, तो कभी भी किसी को ऐसे टारगेट नहीं करना। यहाँ पर ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा एग्जाम्पल, आपको मेरी बात बुरी लग रही होगी लेकिन सच हमेशा कड़वा होता है। तो फिर वो जिम थी, मतलब एक 8 लाख रुपए की वो जिम थी। तो मैंने उनसे पैसे लेके खरीद लिया। मगर उस टाइम पे अगर मेरे को पैसे नहीं भी एडजस्ट होते थे, वो डेट पे मैं जाकर उनको रिक्वेस्ट करके, सर माफ़ी चाहता हूँ आपसे, थोड़ा ये महीने का बिजनेस कम था, मैं आपको बहुत जल्दी आपका अमाउंट वापस कर दूंगा। बोले कोई बात नहीं, तो आराम से दे दे। बोले जैसे मैंने उनके वापस 5 लाख रुपए कर दिए, तो उसके बाद में ऐसा सिचुएशन आया कि वो बिल्डिंग उनकी थी, काफ़ी मेरा सब कुछ कर्जा पिट गया था। जब जिम अच्छी चल रही थी उस टाइम पे क्या हो गया, मेरे को बोले जिम खाली करो। उनकी बिल्डिंग है, मैं कुछ नहीं बोला, ठीक है सर, खाली कर दिया। मैं दूसरी जिम में चला गया, वहाँ पे कर रहा था। तो वो मेरे को फिर बुलाया, बोले कि ये चाबी पकड़, मैं तेरे को एक जगह पे भेजता हूँ, वो जगह देख के आ जा। जैसे मैं जाके जिम खोला, मेरी जिम थी तकरीबन 2500 स्क्वायर फीट की। जो चाबी मैं जाके वहाँ पे डोर जो ओपन किया था, वो टोटल थी 5500 स्क्वायर फीट। मैं देख के पागल हो गया, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें कितने पैसे लगेंगे, यहाँ पे कितना इक्विपमेंट डालना पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा इसमें। तो वो बोले तेरे को 2 दिन का टाइम देता हूँ, तो सोच के बता तेरे को क्या करना है। बोला सर ये बहुत बढ़िया, मेरे को इतनी नहीं चाहिए, इसमें से आधी दे दे तो ही बस है। बोले नहीं, तेरे को इधर करना है, मैं तेरे को लोन लेके दूंगा। बोला ठीक है सर, आप कर रहे हो। तो मैंने तकरीबन उनसे एक 8 दिन का टाइम लिया, अपने शाहरुख भाई से डिस्कस किया, सबसे डिस्कस किया। शाहरुख भाई भी आए थे, बोले शाबाश, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी नीयत साफ है, देख फरिश्ता बन के तेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ज़बान उनकी भी नहीं जाना, ज़बान मेरी भी नहीं जाना, ज़बान तेरी भी नहीं जाना। तो 100% उनका जो भी वो लोन लेके देंगे तो फेड ले आराम से, क्योंकि तेरे देने की नीयत है। बाद में अम्मी जान से डिस्कस किया, अम्मी जान भी बोले अगर तेरे को देने की नीयत है तो ले ले, नहीं है तो काम पे ही रहे या वही जिम पे रहे। बाद में उनको जाके बोला कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, बोला कि कुछ 1.5 करोड़ का होगा। तो बोले बस और चाहिए नहीं, बोले तो काम स्टार्ट कर। काम पूरा स्टार्ट कर दिया। मैंने सारे कर्नाटका के, पूरे बैंगलोर के बॉडी बिल्डर्स को उस टाइम पे बुलाया था। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मैं उस टाइम पे एक सपना देख रहा हूँ। वो कल जिम ओपनिंग है, मैं सर को बोला कि पूनम सर, वो बोले कि कौन चीफ गेस्ट है। मैं बोला सर मेरे फरिश्ते तो नहीं देखे, मगर फरिश्ते के रूप में आपको देखा हूँ, मेरे लिए तो आप ही चीफ गेस्ट हो। वो बोले नहीं, पहले तेरी अम्मी से ओपनिंग करा दे, बाद में मैं आऊँगा। रात में वो आए थे, मैं उनको बोला सर मेरे को एक इजाज़त आपसे चाहिए, क्योंकि मेरा सपना जो था, एक गरीब जिसके पास 1,500 रुपये नहीं थे, गाइस मैं बता रहा हूँ, 1.5 करोड़ की जिम किसी ने मेरे ऊपर ना कुछ साइन किए ना कुछ किए, 1.5 करोड़ रुपये इन्वेस्टमेंट कर दिए। इसके बाद किसी मैं आपको बताता हूँ, उनको मैं बोला कि सर मैं आपसे एक चीज़ अधिकार मांगना चाहता हूँ। बोले क्या?
सर मैं आपके पैर छूना चाहता हूँ। ए पागल, तुम्हारे कास्ट में नहीं है, तुम मुसलमान है, मुसलमान किसी के सामने नहीं झुकता है। मगर सर जो आपने मेरे को किया मैं उस तरीके का नहीं झुक रहा हूँ, बस मेरे को इजाज़त, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले नहीं, आज ये जगह पे तू खड़ा है ना, मेरे लिए खड़ा है, मैं इसका हकदार नहीं हूँ, ये तेरी नसीब में लिखा है, तू इसका हकदार है। तो कल आजा। बोले बस मैं कल गया तो उनके 2 बेटे हैं, एक मंगल और प्रकाश। मेरे को बोले तू उधर जाके खड़ा हो जा। मैं खड़ा हो गया। आज से मेरे 3 बेटे हैं। जो मैंने तेरे को किया हूँ वो तेरी ज़बान है, तो उसको पूरा मुकम्मल कर। उसके बाद तू बेंगलोर में कहीं पे भी उंगली रख, वहाँ पे चाहे जितना भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, मैं तेरे साथ हूँ, मैं खड़ा हूँ। इसको बोलते हैं कि कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। कहीं घंटा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मंदिर में जाके नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब ये नहीं कहता कि नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग मेरे को गाली दे दोगे अभी, नमाज़ भी पढ़ो, लेकिन ये सब घंटा घंटा हिलाना, ये सब को ना, ये दिल से होना चाहिए। भगवान का नाम लो दिल से। तो इसके कर्म अच्छे थे इसलिए इसकी किस्मत दासी बनी। वो उनकी लाइफ स्टोरी थी, वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया, जिम ओपन हो गया, पैसा अर्निंग स्टार्ट किया। आज ये बंदा स्टार है, ये साउथ का स्टार है, प्रो कार्ड होल्डर है। इंडिया के अंदर प्रो कार्ड होल्डर बहुत कम है। इवन आई डू नॉट हैव प्रो कार्ड, मेरे पास प्रो कार्ड नहीं है अभी तक। मैं भी इंटरनेशनल एथलीट हूँ लेकिन मेरे पास प्रो कार्ड नहीं है। ये बंदा, वहाँ से इनकी लाइफ स्टोरी स्टार्ट हुई। उसके बाद की स्टोरी क्या थी, मैं थोड़ी कम समय में कंप्लीट करता हूँ। तो बाद मेरे को 2016 में कोच मिले थे। कोच के पास जाने में डर रहा था। मैं कोई एसोसिएशन से ओमान नहीं गया था। मेरे को कोच बोले तो सीधा टिकट पकड़ और इधर आ जा, इधर इंटरनेशनल मस्कत ओमान हो रहा है, मैं तेरे को उधर खिलाऊंगा। मैं बोल के अच्छा बोल के ठीक है चला गया। फ्लाइट उड़ने से लेकर लैंड होने तक मेरे पैर काँप रहे थे, क्योंकि मैं अम्मी से दूर नहीं होना चाहता। बस ये चीज़ का डर था कि कहीं मेरा पासपोर्ट ना रख ले, मेरे को इधर कहीं बकरियां चरा देना, बकरियां चराने रख दे। हाँ। डर होता है आदमी को। मतलब वो सब चीज़ के लिए मैं एक्सेप्ट हूँ, मगर माँ से दूर होना नहीं चाहता। जैसे मैं वहाँ पे गया, कोच को मिला, कोच मेरे को बोले, मैं बोला कोच कोई मैं जिम में ही सो जाता हूँ, इधर ही काम वाम कर लेता हूँ, इधर ही मैं डाइट बना लेता हूँ। तो इंडिया का मेहमान है पहले, उसके बाद मेरा बेटा है, तो मेरे घर पे रहेगा बोल के उनके घर पे रखे थे। कोच बहुत अच्छे हैं, शादी मैं बात किया उनसे, वो बहुत अच्छे इंसान है। तो मैं वर्ल्ड की नंबर 3 कंट्री पे था करेंसी में, वहाँ पे मेरे को 1 रुपया खर्च करने दिए। उनके घर पे रखे थे, उनकी गाड़ी मेरे को दे दी, जिधर घूमना है घूम आराम से। बाद में साथ में जिम भी कराते थे। बाद में कंपटीशन की एंट्री फीस भी वही दिया मेरे को। बाद में कंपटीशन भी वहाँ पे हुआ, तो वहाँ पे मेरा 3rd प्लेस हुआ, तो कोच बहुत खुश है। बाद में वहाँ पे बहुत सारे भाई लोग हैं, उन्होंने इतना प्यार दिया। मैं आने के टाइम पे मेरी लाइफ में 2 ही टाइम पे इतना मेरे को बुरा लगा। एक टाइम जब वालिद साहब जाने के टाइम पे, जो अम्मी उदास थे वो टाइम पे, जब मैं अपने कोच को छोड़ के आ रहा था वापस इंडिया, वो टाइम पे वहाँ पे कोच रो रहे थे, मैं यहाँ पे रो रहा था। मेरे को हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको कॉल करके बोलूँ कि मैं जा रहा हूँ, वो भी नहीं है मेरे को छोड़ने के लिए। वो बोल दिए, उनके कोई स्टूडेंट को बोल दिया शाबाश तुम छोड़ के आ जाओ। तो बाद में मैं इधर आ गया। तो उसके बाद में ऐसे ही मैं कंपटीशन करता गया। उसके बाद मेरा इंडिया हुआ। इंडिया होने के बाद मैं फिलीपींस गया था, वहाँ पे एशिया हुआ। एशिया होने के बाद में जो जिम से मेरे को निकाले थे, वही गली में शाहरुख भाई और जहीर भाई पूरे मिलके तकरीबन 5 किलोमीटर की रैली निकाले। वो रैली में तकरीबन 5 लाख रुपए के पटाखे फोड़े। वो वीडियो है। इससे आपको सीखना चाहिए। अगर आपको हिम्मत नहीं आती तो ऐसे बंदों को देखना चाहिए, ऐसे बंदों से सीखना चाहिए। जहाँ जिस जिम से इनको धक्का मार के निकाला गया, उसी जिम, उसी गली में, उसी मोहल्ले में इनकी रैली निकाली गई कि ये बंदा इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीत के आया है। इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है आप लोगों के लिए। तो वहाँ से मैं आने के बाद में क्या हो गया, बाद में शेरू क्लासिक रनर अप रहा, अमेचर ओलंपिया खेला, वहाँ रनर अप रहा। उसके बाद में सीधा इधर आया तो WFF प्रो, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद मतलब आपकी लाइफ स्टोरी सेट हो गई। ये थी इनकी स्टोरी, ये थी आज की इनकी स्टोरी जो कि इन्होंने स्टार्ट किया था। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें, गाइस स्टोरी बहुत लंबी हो जाती है, वीडियो लंबी हो जाती है। आप भी इतना लंबा वीडियो देखना नहीं चाहते हो तो शॉर्ट में कोशिश करेंगे इसको। तो अब आप मेरे फैंस को, आपने दर्शक गणों को क्या बोलना चाहोगे, इनको क्या बोलना चाहोगे कि लाइफ में स्ट्रगल करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? हाँ, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, जो भी मतलब मेरे को पहले तो आई लव यू बादल सर। देखो ये बादल सर ऐसे हैं कि इन्होंने एक ही बात मेरे को बोला कि मैं भी यहाँ पे सीख के आया हूँ। मेरी अम्मी आज भी एक ही बात बोलती है, बेटा जिस दिन अगर तेरे अंदर घमंड आ गई या तो समझ ले कि तेरे पास बहुत पैसा आ गया, तेरे पास नाम आ गया, अपनी वालिद की
खबर के पास, अपनी बाप की खबर के पास एक 10 मिनट बैठ के आ जा। सारे इंसानों की वही औकात है, कैसे कैसे भाषा है और कैसे कैसे चले गए, तो यार वही जाने वाला है। तो अम्मी जान बहुत बोलते वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने थूक लगा दिया मेरे यार गाल में। थूक मत लगाया करो यार, ये सिर्फ लड़की किस करे तो अच्छा लगता है, तुम किस करे तो अच्छा नहीं लग रहा। लिपस्टिक नहीं है ना। तो गाइस, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको ढेर सारा प्यार देना है। जो शहबाज भाई के जितने भी बंदे हैं इनके, जितने भी इनके फैंस हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। इसको इतना शेयर करो कि हर बच्चे को इनका एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। अभी अपना एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, मैं अपना एग्जाम्पल देना नहीं चाहता अभी फिलहाल, लेकिन इनका एग्जाम्पल मैंने दिया है। इसको ढेर सारा प्यार दो, इसको खूब शेयर करो। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो शहबाज भाई चैनल को सब्सक्राइब करो। और जितने भी मेरे भाई लोग हैं जो भी मेरे को प्यार करते हैं, सबसे आजीज़ाना गुजारिश है ये है, इंसान हम लोग, मैं एक ही बात सीखा हूँ गाइस, हम लोग मस्जिद के अंदर है तो मुसलमान है, मंदिर के अंदर है तो हिंदू है, चर्च के अंदर है तो क्रिश्चियन है, गुरुद्वारा के अंदर है तो सिख है। जब हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोग इंसान है। देखो ये होती है इंसानियत। मैं कहा था, मेरे को मुसलमान लोग भी सपोर्ट किए, मारवाड़ी सर भी सपोर्ट किए, हिंदू लोग भी सपोर्ट किए, बहुत थी मेरे इसमें। मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं सब खाता हूँ भाई। अब आप कोई नहीं खाता तो उसका धर्म है, मेरा धर्म मेरे को कहता है कि तू सब खा। मेरे को मेरी बॉडी कहती है कि खा, तो मैं खाता हूँ। धर्म इंसान का कर्म है, इस बात को ध्यान रखिए आप। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच बादल सर का। प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए गाइस। हार्ड वर्क बेबी जो सिंबल है यही है हार्ड वर्क। बच्चा जब हार्ड वर्क करता रहेगा वो हार्ड वर्क क्लासिक के लायक हो जाएगा। और जैसे कि आप सब लोग को पता है, हैदराबाद में हमारा हार्ड वर्क क्लासिक इवेंट हुआ था। थैंक यू सो मच बादल सर, वहाँ से आए और इवेंट बहुत ही सक्सेस रहा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा इवेंट ऑल बॉडी एंजॉय किया। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच संगा रेड्डी एंड हुसैन भाई। लव यू ऑल पूरे हमको थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय कर्नाटका, जय हैदराबाद। सॉरी आधे घंटे का वीडियो।